सर्कम सेंटर वाली तुम लोगों को एसओटी के अंदर प्रैक्टिस करवाई थी चित्राक्ष सर ने क्वेश्चंस की। स्टैट्स की बाकी है, वो आज की सेकंड क्लास में स्टैट्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। रीजनिंग आज 11 सर की जगह मेरी लगेगी। 11 सर की क्लास नहीं है आज, नहीं वो मेरी हो गई थी। 11 सर वाली क्लास जो है ना वो मुझे लेनी थी। पता नहीं, मुझे तो एडमिन में तो यही बोला था। वो नहीं होगी तो तुम लोगों की लगेगी, बाद में कोई एक्स्ट्रा क्लास लग के हो जाएगी प्रैक्टिस रीजनिंग, और नहीं तो राहुल सर ही लिखवा देंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, तो उनकी क्लास लग जाएगी। स्टैट्स रीजनिंग के क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करवा देंगे तुमको। अच्छा, एसओटी में जो कुछ पॉइंट्स बच रहे थे, ठीक है, इनको अलग से पॉइंट्स बना के लिख सकते हो तुम लोग। जो सेंटर्स की प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट सेंटर्स की, तो सेंट्रॉइड में तुम लोगों को ये तो काफ़ी बेसिक है कि मीडियन को सेंट्रॉइड 2:1 में ब्रेक करता है। मीडियंस को जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 में ब्रेक करेगा। वर्टेक्स की तरफ से 2 लेंगे और साइड की तरफ से 1 रहेगा, 2:1 वाला रेशियो रहेगा। ठीक है, ये ए बी सी ये ट्राइंगल है, ये पॉइंट डी है। साइड को ये 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगा। ट्राइंगल्स का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी होगा। ठीक है, इक्वल हिस्सों में इक्वल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद में अगर ये कोई ट्राइंगल है, ये 3 मीडियन के एंड पॉइंट्स हैं, तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होगा। इंटीरियर वाले किसी भी ट्राइंगल का एरिया ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होगा। इन सभी का एरिया इक्वल होगा। ये तीनों ट्राइंगल इक्वल एरियाज के होंगे। सेंट्रॉइड से बनने वाले ट्राइंगल का सेंट्रॉइड वापस ओरिजिनल ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे कोइंसाइड करेगा। ठीक है, ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं जो तुम लोगों को सेंट्रॉइड से रिलेटेड याद होनी चाहिए। अपोलोनियस थ्योरम में क्लास में लिखवा चुका हूँ उसका स्टेटमेंट। सेंट्रॉइड ये है हमारा मीडियंस के एंड पॉइंट से बनने वाला जो सेंट्रॉइड है, उसका सेंट्रॉइड वापस ओरिजिनल ट्राइंगल के सेंट्रॉइड से कोइंसाइड करेगा। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है। इन चारों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल रहेगा। ये सब 10th क्लास में प्रूव किया हुआ है तुम लोगों ने मीडियंस के अंदर। ट्राइंगल्स चैप्टर में सेंट्रॉइड जो आता है उसके अंदर ये सारे प्रूफ कर रखे हैं। ये सिर्फ याद दिलाने के लिए एसओटी में एक बार वापस सारे पॉइंट्स रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट सभी को पता है। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं समीशन xi/3 और समीशन yi/3, ये लिख दिए जाते हैं। ठीक है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ये वाले पॉइंट्स याद है ना सुन सबको? यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये पॉइंट्स नहीं पता है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड में ये सारे पॉइंट्स हैं। नोट करना चाहो तो नोट कर लो, बाकी इतना तुम लोगों को याद होगा सेंट्रॉइड से रिलेटेड। तो और सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के इंटीरियर में आएगा, तो सेंट्रॉइड विल ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल। सेंट्रॉइड विल ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल। जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमेशा इनसाइड रहेगा। ठीक है,
एसओटी वाली राहुल सर स्टार्ट करेंगे अब अगली बार से, नेक्स्ट वीक से क्लासेस वो देख लेंगे, जो भी क्लासेस लग रही होंगी उसमें हो जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज पता है सभी को। नेक्स्ट सेंटर आ जाएगा हमारा ऑर्थो सेंटर, या पहले इन सेंटर ले लेते हैं। इन सेंटर तो इंस्क्राइबिंग सर्कल का सेंटर होता है, ये वो पॉइंट होता है जिसका सभी साइड से जो डिस्टेंस है वो इक्वल आएगा। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन्ड हो कि एक पॉइंट है जिसका तीनों साइड से ट्राइंगल की डिस्टेंस इक्वल है, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा उस केस में, इन सेंटर हो जाएगा। ठीक है, इंस्क्राइबिंग सर्कल का सेंटर इन सेंटर होगा, सभी साइड से डिस्टेंस पॉइंट का इक्वल होगा। निकलेगा कैसे, एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकलता है। ठीक है, ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर्स बनेंगे साइड्स के, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें इन सेंटर देगा। अच्छा, ये और ये वाली लाइन इन जनरल सेम होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, एंगल बाइसेक्टर और ये जो लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे अल्टीट्यूड साइड पे, ये सेम होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये एंगल बाइसेक्टर्स की खुद की प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए तुम लोगों को कि करस्पॉन्डिंग साइड्स को उसी रेशियो में ब्रेक करती हैं। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग साइड को BC/AB, अगर इस पॉइंट को D बोल दिया तो CD/AD के बराबर होगा। ये वाली एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए। ठीक है, और इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हो जाएंगे समेशन AXI या AXI बोल देते हैं इसमें, ठीक है, अपॉन समेशन A कॉमा समेशन AYI अपॉन समेशन A। AXI यहाँ पे AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C, ऐसे ही AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C है। ठीक है, जैसे एक ऑपोजिट साइड स्मॉल a होगी तो उसका x कोऑर्डिनेट यूज होगा, ये अगर x1 है और y1 है ये पॉइंट, तो यहाँ पे ये साइड स्मॉल a है तो a टाइम्स x1 प्लस फिर b टाइम्स x2 प्लस c टाइम्स x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। उसी तरह a टाइम्स y1 a टाइम्स b टाइम्स y2 c टाइम्स y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। इसके कोऑर्डिनेट ऐसे निकल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया इन सेंटर। इन रेडियस, इसकी जो रेडियस होगी उसको इन रेडियस बोल दिया जाएगा। इंस्क्राइबिंग सर्कल का सेंटर इन सेंटर होगा। दिस इज ऑल्सो ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल। इन सेंटर भी हमेशा क्या होगा, इनसाइड द ट्राइंगल ही रहेगा, क्योंकि इंस्क्राइबिंग सर्कल का सेंटर है तो इंस्क्राइब जो भी सर्कल कर रहा होगा उसका सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही आएगा। ठीक है, अच्छा, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करने वाले कितने सर्कल पॉसिबल है? एक ट्राइंगल में तीनों साइड्स को टच करने वाले 4 सर्कल पॉसिबल है। एक तो इन सर्कल हो गया, 3 एक्स सर्कल हो जाएंगे। एक्स सर्कल ऑल्दो जेई के कोर्स में एक्स सर्कल नाम से नहीं है, बट वो क्या करेंगे, जैसे साइड को बोल देंगे एक्सटेंड कर दिया आगे और फिर सर्कल को टच करवाया तो वो एक्स सर्कल ही बन गया अपने आप। ठीक है, तो ये मान लो यहाँ पे कहीं पे ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, फिर इसको और इसको एक्सटेंड करोगे तो एक इधर बनेगा, फिर एक इन दोनों को एक्सटेंड करोगे तो इधर बन जाएगा। ये तो 4 एक्स सर्कल बन जाएंगे हमारे। तो यहाँ पे एक्स सर्कल्स में ये इसको हम I1, I2, I3 ऐसे नाम दे देते हैं और इसको I बोल दिया जाता है। इनसे इन रेडियस इन सेंटर को I से डिनोट करते हैं। चारों X सेंटर्स को I1, I2, I3, तीनों X सेंटर्स को I1, I2, I3 से, और इनके रेडियाइज होंगे उनको X रेडियाई बोला जाएगा। R1, R2, R3 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं तुम लोगों को। जैसे एक तो क्या हो सकता है, जैसे मान लो ये वाला इसको अगर हमने A पॉइंट बोल दिया तो ये वाला एंगल पूरा A होगा। ठीक है, ज्योमेट्री से तुम प्रॉपर्टीज निकाल सकते हो। ये पूरा एंगल A है और क्योंकि ये लाइन
वर्टेक्स को इन सेंटर से ज्वाइन कर रही है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, इसकी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल a/2 है। और मान लो ये यहाँ पे इसको अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये पूरा पाई माइनस ए है, और ये इसका वो है एंगल बाइसेक्टर, तो ये वाला एंगल कितना हो गया π/2 माइनस a/2, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये पूरा एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। ना अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इसको ज्वाइन कर दूं, तो इससे भी एक ट्राइंगल बनेगा। अब तुम ये देख सकते हो ये लाइन, अच्छा ये इसको आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये I1 से क्रॉस करेगी, ये जब ये लाइन आगे निकलेगी तो ये इसके सेंटर से क्रॉस करेगी, क्योंकि ये दोनों का सेम हो जाएगा। यहाँ पे इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो ये I1 से निकलेगी। ये एल्टीट्यूड हो गई इस पे, इस साइड पे, इस वर्टेक्स से। ये ऐसे ही सिमिलरली इधर पे एक एल्टीट्यूड गिराऊंगा तो इसकी एल्टीट्यूड होगी, इसकी एल्टीट्यूड यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो एक्स सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ओरिजिनल ट्राइंगल के इन सेंटर के बराबर आता है। तो इसको तुम ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हो, समझ गए? तो इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हो, ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है ये। मतलब अगर उसने बोला कि ऑर्थो सेंटर निकालना, उसकी जगह तुमने इन सेंटर निकाल दिया तो भी सेम ही रहेगा। अगर उसने बोला 3 सर्कल बाहर ड्रॉ किए हैं साइड्स को एक्सटेंड करके, उनके सेंटर से बनने वाले ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है, तो वो ओरिजिनल ट्राइंगल का इन सेंटर ही होगा। भाई डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है एक्स रेडियस का। इनका जो फॉर्मूला होता है वो याद रख सकते हो तुम, R = डेल्टा अपॉन S माइनस ए। ठीक है, ये कभी कभार ये फॉर्मूला डायरेक्टली काम आ जाता है, डेल्टा अपॉन S माइनस ए। ऐसे ही R1 ये जैसे ये वर्टेक्स A है तो इसके लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सी वाली? कौन सा वाला? हाँ वो डायग्राम में नहीं दिख रहा अपना। हाँ हाँ, ये डायग्राम में दिख नहीं रहा ऐसे। हाँ R1 x रेडियस है, इसका फॉर्मूला है डेल्टा अपॉन S माइनस ए। ऐसे ही R2 डेल्टा अपॉन S माइनस बी, R3 डेल्टा अपॉन S माइनस सी। तो कभी कभार डायरेक्टली ये निकालने के लिए काम आ जाता है। अगर ए वाला एक्स सेंटर्स के मतलब एक्स सेंटर्स को वर्टाइसेस की तरह लेकर बनाया गया जो ट्राइंगल होगा उसका ऑर्थो सेंटर ओरिजिनल ट्राइंगल का इन सेंटर ही होगा। हाँ ये वाला पॉइंट सेम होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये दोनों का सेम होगा ऐसा ज़रूरी नहीं आएगा। तुम क्या बोल रहे हो? ये यहाँ से जो हम ज्वाइन कर रहे हैं ये वाली लाइन, ये इससे पास करेगी I1 से,
अगर ये यहाँ से इसको टच करेगा तो ये यहाँ पे इन रेडियस बनेगी, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों का सेम नहीं आएगा। ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम ही आना चाहिए दोनों का। इसका ये वाला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा सेम होना चाहिए। ये लाइन कॉमन टेंजेंट का काम कर रही है दोनों के लिए। सेम पॉइंट पे नहीं करे तो भी हो सकता है, पर इस वाली का ये वाला अगर ये प्रूफ करना है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों का सेम है, ये आता तो सेम ही है दोनों में, इसका और इसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो सेम ही रहता है, पर ये प्रूफ कैसे करें इसमें एक्सटर्नल रेडियाई के लिए। ऐसे कर सकते हैं कि r1 + r = r1 फॉर्मूला का ना r1 डेल्टा s1 s हाँ, रेडियस + रेडियस = डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, बट इसका डिस्टेंस अपन निकालेंगे कैसे इससे? इसके कोऑर्डिनेट का कोई इसका कोऑर्डिनेट के फॉर्मूला में यहाँ पे जो टर्म आएंगी, अच्छा इसके कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ पे जो टर्म होगी इसके अंदर बस एक कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे जो अपन a की जगह पर -a रख देंगे, xi वाली जो टर्म है अगर मैं a के लिए निकाल रहा हूँ तो a की जगह पे -a आ जाता है इसमें। तो अगर उससे करें हम नहीं, बट उससे भी डिस्टेंस निकालना तो भारी पड़ेगा। ये होता तो है कि इसको ज्वाइन करने वाली लाइन इसके इन सेंटर से गुजरती है, पर इसको प्रूव कैसे करें? इस वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्टर इससे निकलेगा। अगर इसको यहाँ पे बनाए, इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, ये सर्कल है हमारा और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, और यहाँ पे एक और सर्कल है जो इसका एक्स सर्कल है। हाँ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम होगा, ऐसे कैसे बोलेंगे ना? ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्स रेडियाई का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये पॉइंट सेम होगा, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है कि इनके इन सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये सारे एक्स सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो इन सेंटर ही आता है ओरिजिनल ट्राइंगल का। तो ये तो एक प्रॉपर्टी है, बट ये प्रूफ कैसे करें कि ये वाली जो लाइन है ये I1 से निकलेगी आगे। अरे वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ही तो गंदा बनेगा ना। यहाँ पे एक टर्म नेगेटिव में चली जाएगी तो उसमें ऐसा समेशन बनेगा माइनस का ax1 + bx2 + cx3। ए से कॉमन टेंजेंट जा रही है और वो एंगल बाइसेक्टर है, तो फिर वो दोनों के सेंटर से पास करेगा। ए से कॉमन टेंजेंट जा रही है दोनों सर्कल्स पे। अच्छा हाँ, ये अपन सीटीज की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ये लोग, ये तो अपन ये ऐसे हो गया ना, ये दोनों के लिए डीसीटी का काम कर रही है, ये दोनों की डीसीटी और ये इसके सेंटर से निकल रही है तो दूसरे वाले के सेंटर से भी निकलेगी ये लाइन, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये डीसीटी की प्रॉपर्टी हो गई एक तरह से। वो इस डायग्राम में एक्चुअली ये यहाँ से समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ये याद रखनी है। R1 इसका रेडियस है, ए के ऑपोजिट ये वाली जो साइड है स्मॉल ए, R1 इस एक्स सेंटर एक्स सर्कल का एक्स रेडियाई हो गया। तो ये फॉर्मूला याद रखना है बस। जेई में कभी भी एक्स रेडियस तो नहीं बोलेगा, बट वो ऐसे बोल देगा कि हमने साइड्स को एक्सटेंड किया है, उसका सर्कमस्क्राइबिंग जो सर्कल है, तीनों साइड्स को टच करने वाला जो सर्कल है उसका रेडियस फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो तुम। ऑल्दो कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला नहीं आएगा, जनरली ये नहीं पूछते कि ये कोऑर्डिनेट -ax1 + bx2 + cx3 / -a + b + c, इसमें a को -a से रिप्लेस कर दो तो उसके सेंटर निकल के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, b को -b से रिप्लेस कर दोगे तो दूसरे वाले के सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ऐसे ही तीसरे वाले के निकल सकते हैं। ठीक है, जिस पे भी जैसे इसका निकालना तो इसके a की जगह -a लग जाएगा
फिर बी के लिए निकालना है तो बी की जगह माइनस बी आ जाएगा, सी के लिए सी की जगह माइनस ही आ जाएगा। ये फॉर्मूला नहीं आता है जनरली जेई में, ठीक है। अपॉन सेम माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये तो रहेगा ही। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, सेम वाई कोऑर्डिनेट ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है ये? तो एक्स सेंटर से रिलेटेड इतना ही आ सकता है, मतलब और कुछ एक पॉइंट्स तुम यहीं पे ज्योमेट्री से बना सकते हो। फिर ऑर्थो सेंटर आ गया तो फिर वो बोलते हैं ना कि ये एक और प्रॉपर्टी बन जाती है। ये वाली प्रॉपर्टी तो सभी को पता होगी कि ऑर्थो सेंटर, अगर मैं इसको ऑर्थो सेंटर मान रहा हूँ, इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकालूं तो वो वापस ये वाला सेंटर हो जाएगा। ये जो थर्ड वर्टेक्स है वो हो जाती है किसी भी ट्राइंगल के अंदर। ये प्रॉपर्टी क्लास में शायद एक क्वेश्चन में लिखवाई होगी डीपीपी में, तुम लोगों को क्वेश्चन होगा ये डीपीपी में तुम लोगों की। अगर ये सेंटर ऑर्थो सेंटर है और इस ट्राइंगल का अगर मैं ऑर्थो सेंटर निकालूं तो वो वर्टेक्स ए ही आ जाता है वापस। ये वाली प्रॉपर्टी लिखवाई होगी कि अगर ऑर्थो सेंटर से बनने वाले ट्राइंगल का वापस ऑर्थो सेंटर निकालोगे तो वो वर्टेक्स ए आ जाएगा, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी लिखवा रखी है, याद है सभी को? तो इसको यहाँ पे कवर कर लिया, ऑर्थो सेंटर में भी आएगी सेम। नेक्स्ट आ जाएगा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, अच्छा ये वो वाला पॉइंट हो जाएगा जिसका सभी वर्टाइसेस से डिस्टेंस इक्वल होगा। सरकम सेंटर सरकमस्क्राइबिंग सर्कल का सेंटर होगा। सरकम सेंटर क्या होगा? सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का सेंटर। तो इसका सभी वर्टाइसेस से डिस्टेंस इक्वल रहेगा। कैपिटल आर से डिनोटेड होता है ये। इन सेंटर और इन रेडियस, इन सेंटर आई से, इन रेडियस स्मॉल आर से। सरकम सेंटर की जनरल नोटेशन सी से डिनोट करेंगे और सरकम रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। सभी वर्टाइसेस से डिस्टेंस इक्वल है अगर किसी पॉइंट का, तो वो सरकम सेंटर हो जाएगा ट्राइंगल का। दिस मे लाई इनसाइड द ट्राइंगल, ऑन द ट्राइंगल और आउटसाइड द ट्राइंगल। इन द ट्राइंगल कब होगा? जब ट्राइंगल अक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। अक्यूट एंगल ट्राइंगल जब भी बनेगा, अक्यूट एंगल ट्राइंगल के केस में सरकम सेंटर इनसाइड हो जाएगा। ऑब्ट्यूज के राइट एंगल ट्राइंगल के केस में ऑन द ट्राइंगल और हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट हो जाएगा उस केस में, क्योंकि ये लाइन क्या करेगी? डायमीटर का काम करेगी। तो ये ऑन द ट्राइंगल एंड हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के केस में ये यहाँ से समझ आ जाएगा, ये माइनर कॉर्ड बन रही होगी किसी ट्राइंगल की, माइनर कॉर्ड का जो सेंटर होगा वो इस साइड पे लाई करेगा, तो आउटसाइड द ट्राइंगल आ जाएगा ये सेंटर, ठीक है। निकलता कैसे है? तो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। ये सभी ने पढ़ रखा है कि 3 पॉइंट अगर तुम्हें गिवन हो, उससे तुम्हारे को जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है उससे बनने वाले ट्राइंगल के सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का सेंटर चाहिए, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज पता है ना तुम लोगों को सभी को? अच्छा, कोऑर्डिनेट वैसे तो इसका जनरली यूज नहीं आता है, इसमें sin 2a आ जाएगा बस। ये जो कोऑर्डिनेट है ये तो जनरली काम में नहीं आएंगे, बट अगर कहीं पे फॉर्मूले में कहीं यूज लिखा हुआ है ऐसे, अब ये क्वेश्चन जेई में तो आज तक नहीं आया ऐसे कोई, बट कहीं फिटजी और ये करते हो एलन और उनमें, तो उसमें ज़रूर मिल सकते हैं ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इन पे। तो sin 2a आ जाता है बस, जैसे इन सेंटर के केस में a आता है तो उसी की तरह यहाँ पे sin 2a, sin 2b, sin 2c आ जाता है, ठीक है। sin 2a x1 प्लस sin 2b x2 प्लस sin 2c x3 अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। तो अगर कहीं पे फॉर्मूले में कोऑर्डिनेट्स में ऐसे साइन के टर्म दिख रहे हैं तुमको, तो वो डायरेक्टली तुम समझ सकते हो कि वो किसके कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं? सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं। क्लियर है ये? अच्छा, इसके अंदर और सरकम रेडियाई के फॉर्मूले हमने लिख लिए हैं। ABC/4 डेल्टा, आर और स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन लिख लिया था। स्मॉल आर इक्वल्स टू 4 टाइम्स कैपिटल आर sin A/2 sin B/2 sin C/2, ये लिखवा दिया था।
फॉर्मूले ये हो गए थे कंप्लीट उसमें। मेरे ख्याल से स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन वाला नहीं हुआ था, लिखवा दिया था, हो गया था 4r कैप साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। ठीक है, तो इस पे बेस हम फॉर्मूले और वो सारे कर चुके हैं, थ्योरी वाले पॉइंट इसके सारे हो चुके हैं। इसके अलावा जो लास्ट टाइप का सेंटर आएगा वो हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। तो ये सभी तुमने कोऑर्डिनेट में बेसिक चीज़ें तो इसमें पढ़ ली होगी। ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वर्टाइस से किसी भी साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉप करो तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर होता है। ये भी ट्राइंगल के अंदर लाया करेगा, अगर ट्राइंगल अक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो, राइट एंगल ट्राइंगल है तो उस केस में जो राइट एंगल वर्टेक्स है, जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल बन रहा है वहीं पे आ जाएगा ऑर्थो सेंटर, क्योंकि यही लाइन ऑल्टीट्यूड है इस साइड के लिए। और ऑप्ट्यूस के केस में साइड्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो जैसे ये ऑप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बन रहा है, अगर तो इस साइड को एक्सटेंड करोगे तो ये वाला एल्टीट्यूड यहाँ पे गिरेगा, फिर इस साइड को एक्सटेंड किया तो इसका एल्टीट्यूड इधर गिरेगा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लोगे ये यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे ऑर्थो सेंटर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ऑर्थो सेंटर की एक तो। अच्छा, ऑर्थो सेंटर का इमेज किसी भी साइड के अंदर लेते हैं तो वो सर्कम सेंटर के ऊपर लाई करता है, सर्कम सर्कल के ऊपर लाई करता है। ऑर्थो सेंटर का किसी भी साइड में इमेज लोगे तो वो सर्कम सर्कल के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर इन एनी साइड ऑफ ट्राइंगल विल लाई ऑन सर्कम सर्कल। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स के केस में यहाँ पे tan a आ जाएगा, ये जो sin 2a वाला टर्म है ये चेंज होके tan a लग जाएगा यहाँ पे भी tan, यहाँ पे भी tan। इसके कोऑर्डिनेट्स के केस में यहाँ पे tan आ जाएगा। तो सभी के जो सभी फॉर्मूले हैं पीछे वाले सेंट्रोइड से चालू हो और ऑर्थो सेंटर तक आ रहे हैं, तो तुम देख सकते हो सभी में समेशन xi अपॉन सम समेशन है। ऐसे लिख सकते हैं हम कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है जनरलाइज करके फॉर्मूले को, लैम्डा xi अपॉन समेशन लैम्डा। ये लैम्डा सेंट्रोइड के केस में 1 हो जाता है, ये किसके इन सेंटर के केस में a हो जाएगा, सर्कम सेंटर के केस में ये लैम्डा sin 2a हो जाएगा और ये लैम्डा tan a हो जाएगा ऑर्थो सेंटर के केस में। ठीक है, तो ये सभी के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है ये? तो जनरलाइज फॉर्मूला ऐसे लिखा जा सकता है, लैम्डा xi अपॉन समेशन लैम्डा सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, उसी ऑर्डर में जिसमें लिखवाया था। याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हो इसको। ठीक है, नाइन्टी है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। अच्छा, इसमें भी इन सेंटर के जैसी एक प्रॉपर्टी होती है, ऑर्थो सेंटर के लिए भी इन सेंटर जैसी एक प्रॉपर्टी रहेगी। जैसे इस ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल ABC में अगर ये लाइन अल्टीट्यूड है तो अगर मैं इस ट्राइंगल का tan c लिखूं तो वो क्या आएगा, tan c बराबर AD अपॉन DC। उसी तरह से इस ट्राइंगल का tan भी लिखा तो वो आ जाएगा हमारे पास में AD अपॉन BD। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो tan C अपॉन tan B इक्वल्स टू BD बाय DC। ठीक है, तो जो अल्टीट्यूड है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स को उन्हीं के टेंजेंट्स के इन्वर्स रेशियो में ब्रेक करिए, दिख रहा है तुम लोगों को।
ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कोटेंजेंट के रेशियो में ब्रेक कर रही है एल्टीट्यूड। तो जैसे जब हम वो ड्रॉ करते हैं, इन रेडियस ड्रॉ करते हैं या एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो एंगल बाइसेक्टर क्या करती है, वो साइड्स को, करस्पॉन्डिंग साइड्स को उसी रेशियो में ब्रेक करती है। तो यहाँ पे कोटेंजेंट्स का जो रेशियो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर ऑर्थो सेंटर से हम अल्टीट्यूड ड्रॉप कर रहे हैं, यानी कि एक अल्टीट्यूड ड्रॉप की, तो इस केस में क्या होगा कि इसका कॉट बी अपॉन, ऐसे बोल सकते हो कि कॉट बी इज टू कॉट सी के रेशियो में ब्रेक हो जाएगा। ये जो लाइन सेगमेंट बी सी है, ये कॉट बी इज टू कॉट सी के रेशियो में ब्रेक हो जाएगी। तो तुम्हारे को सिर्फ एंगल दे रखे हो, बी एंगल बी और एंगल सी दे रखा हो और ये पॉइंट दे रखा हो तुमको, ठीक है, तो तुम उससे ये वर्टेक्स, ये जो पॉइंट है डी, ये वाला पॉइंट डी निकाल सकते हो। ठीक है, कॉट बी इज टू कॉट सी का रेशियो आ जाएगा, वहां से ये निकाल सकते हो। ये सिंपल प्रॉपर्टी है एक। क्लियर है इतनी प्रॉपर्टीज, तो इतनी सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा तो इतना भी नहीं आता है जेई में। जो पहले वाली 5 लिखवाई थी एसओटी की वो इम्पोर्टेंट है, जहाँ तक कंडीशनल आइडेंटिटीज तक जो लिखी थी वो सारी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आगे वाली ये सब फिर भी याद नहीं हो तो चल जाएगा, बट वो कंडीशनल आइडेंटिटीज तक जो लिखा था वो सब याद रहना चाहिए पेपर तक। अच्छा, एसओटी की शीट, एसओटी और ट्रिग्नोमेट्री ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुम्हें लास्ट में वापस करने चाहिए एक बार, मतलब रिवाइज करने के लिए, क्योंकि ये जनरली इसमें जो फॉर्मूले होते हैं ज़्यादा होते हैं तो वो लास्ट में हम भूल जाते हैं। टेंडेंसी ऐसी होती है, जो इंटीग्रेशन हो गया, एसओटी हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर है, इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन याद नहीं आते हैं, और एसओटी में तुम्हारे पास में जो फॉर्मूले इतने सारे और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, तो ये जो चैप्टर्स होते हैं ये जनरली पेपर के पास में इनको ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, तो बाकी सारे टॉपिक्स भले ही अभी करते रहो, लेकिन ये टॉपिक लास्ट में वापस रिवीजन के टाइम पे इनको लास्ट में उठाना, क्योंकि ये वापस फार्मूला बेस्ड हैं सारे, वो फॉर्मूले वहीं पे याद आके वहीं लगाने हैं। क्लियर है? तो अभी हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। तो जेई में इस पे भी 1 या 2 प्रॉब्लम आएंगे मेंस में, फिक्स है 1 से 2 प्रॉब्लम रीजनिंग पे रहेंगे। अब स्टैट्स रीजनिंग मिला के टोटल, अब क्वेश्चन में ऐसा होगा कि अगर उन्होंने मिसलेनियस सेक्शन से और कोई क्वेश्चन नहीं डाला तो रीजनिंग के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे और स्टैट्स का 1 होगा। वरना क्या होता है, रीजनिंग का 1 हो जाता है, 1 स्टैट्स का होता है और 1 मिसलेनियस सेक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस और ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं उनमें से 1 क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर उनमें से नहीं आ रहा है तो इससे आ जाएगा। मिसलेनियस टॉपिक्स में एरर निकालना, और ये सारे जो फिजिक्स में भी तुमने किए होंगे और मैथ्स में एओडी में किए होंगे, अगर डिफरेंशिएशन यूज़ करके किसी टर्म की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना, एरर परसेंटेज, और ये सारा फिजिक्स में किया होगा। वो कैलोरीमेट्री और ये चैप्टर्स आते हैं ना, मेजरमेंट्स वाले चैप्टर, तो उन सेक्शन से मैथ्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा नहीं है कि मैथ्स में नहीं बनेगा। एओडी लगा के तुमने किया होगा, √5 निकालना, √5 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना, एनसीईआरटी में। अभी तो नहीं होगा वो, पहले रीजनिंग बता दूं आज, अगर क्लास हुई वापस से तो बता दूंगा। एओडी में ऐसे हो जाता है, तुम लोगों को इतना तो समझ में आता है ना, dy/dx को तुम ∂y/∂x लिख सकते हो फॉर सफिशिएंटली स्मॉल y एंड सफिशिएंटली स्मॉल x, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ से ∂y जो होता है वो dy/dx ∂x आ जाएगा, ये सभी को बताइए रिलेशन। और तो तुमको जैसे अगर √5 निकालना है तो तुम उसको y बराबर √x ले लो फंक्शन को, तो dy/dx क्या आ जाएगा उस केस में, 1/2 √x, ये dy/dx हो जाएगा। मुझे x = 5 पर वैल्यू निकालनी है, तो ∂y क्या हो जाएगा, ∂y = इसकी वैल्यू 1/,
इंटू डेल एक्स, ये आ जाती है। तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा, यहाँ से जो छोटा सा डिफरेंस डेल वाई है वो निकल जाता है। डेल एक्स एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, वो तुम्हें बता देगा क्वेश्चन में कि अप्रॉक्सीमेटली इतने डिजिट तक हमारे को करना है। तो हमारे को इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है रूट एक्स की वो तो पता ही होती है, रूट 5 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता होती है। तो वहाँ से हम जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरर है उसके थ्रू ये निकाल पाते हैं कि ये जो डेल वाई की वैल्यू है ये कितनी आ रही है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स को डेल वाई बाई डेल एक्स लिख के तुम ये निकाल सकते हो कि जो रूट 5 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो कितनी होगी, अंडर रूट क्यूब रूट 5 की वैल्यू कितनी होगी। तो एओडी की हेल्प से निकलता है। एनसीईआरटी में है तुम लोगों के, ये 12th में पढ़ा नहीं था, मेंस में आ सकता। मैंने क्या कहा, अगर मिसलेनियस से क्वेश्चन देना होता उनको किसी पेपर में ही दे देते हैं मिसलेनियस से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी इस एक्सप्रेशन की, क्यों नहीं आ सकता। हाँ ऐसे नहीं है, एनसीईआरटी में जो भी वो आ सकता है, वो अपन डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये पूरा एओडी के अंदर आ जाएगा तुम लोगों का। डेल एक्स बहुत छोटा सा एक्स में चेंज है। ठीक है, तुम एक्स में छोटा सा चेंज क्या ले सकते हो, तुमको अगर ये निकालना है एक्स के अंदर छोटा सा चेंज तो वो कितना लिया जा सकता है। जैसे मान लो मैं एक्स के अंदर 0.01 का चेंज करूं, एक्स के अंदर हमने 0.01 का चेंज किया तो 0.01 यहाँ लग जाएगा। तो डेल वाई इक्वल टू 1/2 रूट एक्स टाइम्स 0.01 हो जाएगा। उतना तुम्हारे को जितना डेसिमल एरर चाहिए तुम उतना चेंज डालोगे यहाँ पे। ठीक है, हाँ करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में। मुझे भी तो मेथड देखना पड़ेगा ना इसका, ये रफ ये मेथड होता है, ये याद आ रहा है, पर एग्जैक्ट यहाँ पे वैल्यूज क्या लगेंगी वो याद नहीं आ रही है। कि इसमें इतना पता है कि ये यहाँ पे जितना हमें चेंज चाहिए होता है वो यहाँ पुट कर देते हैं, इधर पे फंक्शन में इस जगह पे कुछ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन में दी रखी होती है या हमारे को खुद को रखनी है, वो मुझे एक बार मेथड वापस एनसीईआरटी से देखना पड़ेगा क्या होता है इसका। ठीक है, तो अगली क्लास में अगर क्लास लगेगी तो मैं ये बता दूंगा तुम लोगों को। बट ये मैं बता रहा हूँ मिसलेनियस ये सेक्शन होता है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभार आ जाता है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज निकालना एक्सप्रेशन की, ऐसा कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नहीं तो स्टैट्स में से 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, रीजनिंग में से 1 हो जाएगा। तो अभी रीजनिंग स्टार्ट कर रहे, रीजनिंग के अंदर से 1 तो पक्का आएगा तुम्हारे पेपर में। क्या हुआ, रीजनिंग में से 1 क्वेश्चन पक्का रहेगा। और रीजनिंग सिंपली समझ में आ जाएगा तुम लोगों को अगर तुम लोगों को ट्रुथ टेबल पता हो, बुलियन एल्जेब्रा अगर जिसके सीएसई लिया होगा जिसने 12th में, उसको तो अच्छे से पता होगी बुलियन एल्जेब्रा, बुलियन टेबल्स क्या होती हैं। और बाकी तुम लोगों ने सभी ने सेट थ्योरी में वेन डायग्राम तो पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सेट थ्योरी राहुल सर ने पढ़ाई होगी तुम लोगों को। अच्छा, प्रोबेबिलिटी हुई नहीं है चालू। अच्छा, एल्जेब्रा में प्रोबेबिलिटी बाकी है। तो वेन डायग्राम्स का बेसिक भी एक्सप्लेन कर देते हैं। वेन डायग्राम स्क्वायर बॉक्स में बनेगा ऐसे। ठीक है, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम्स को यूज किया जाता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सेट, हम जनरली 3 सेट तक के लिए वेन डायग्राम सर्कुलर शेप में ले सकते हैं। तो अगर 3 सेट तक चल रहा है तब तक तो तुम वेन डायग्राम्स को सर्कुलर शेप में बना पाओगे। 4 के लिए जेई में तो नहीं आएगा, मेंस में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, और एडवांस में आता है तो उसको हम वेन डायग्राम से करेंगे नहीं। ठीक है, 4 सेट अगर आ गए तो उसको वेन डायग्राम से नहीं करते हैं। 3 सेट तक तो सर्कल से ऐसे कंप्लीट किया जा सकता है वेन डायग्राम। तो यहाँ पे मान लो इसमें हमने ए और बी इन सेट्स को नाम दे दिया। यहाँ पे ये सेम चीज ए बी एंड सी के लिए चल रही है। इसके अंदर रीजन्स मार्क किए जाएंगे 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली इसमें रीजन हो जाएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ रीजन्स 8 आ जाएंगे। 1 फिर मान लो 2 3 8। ठीक है, ये ऐसे रीजन्स मार्क कर दिए जाते हैं। ए सेट, एक तो क्या होगा ए, ये तो खुद सेट ए को बोल दिया जाएगा। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए के अंदर आ जाएंगे। तो इसके अंदर कौन से रीजन दिख रहे हैं हमें, 1 एंड 2। फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा एक, ए का कॉम्प्लीमेंट्री। तो
एवरीथिंग एक्सेप्ट ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो वो क्या हो जाएगा इस केस में 3 and 4। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आ जाएगी ए यूनियन बी, तो ए और बी, अच्छा मैथ्स का जो और है वो इंक्लूसिव और रहेगा। इंक्लूसिव और मतलब ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो तो भी चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो तो भी चलेगा, बोथ ट्रू हो तो भी चलेंगे, ठीक है। पीएनसी प्रोबेबिलिटी सब में जो भी जहां पे भी और दिखेगा तुम्हें पूरे थ्रू आउट द मैथमेटिक्स और इंक्लूसिव होगा। इंग्लिश में और जो होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव मतलब ये हो तो ये नहीं होना चाहिए, ये वाला हो तो ये वाला नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो रीजन 2 है ये नहीं आएगा और में, तो इंग्लिश वाले और में नहीं आएगा। मैथ्स में और रीजनिंग में जब भी और लिखा होगा तो तुम्हारे को इंक्लूसिव और ही लेना है। इंक्लूसिव में दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तो भी चलता है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो। क्वेश्चन में वो लिख देता है यूज एक्सक्लूसिव और, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वो लिख दे एक्सक्लूसिव और यूज करो, तो उसके अंदर फिर रीजन 2 को नहीं लेना होगा। तो ए यूनियन बी में हमारे पास में 1, 2 and 3 ये रीजन्स आ जाएंगे। उसके बाद में ए इंटरसेक्शन बी, तो ये एंड हो गया, ए एंड बी मतलब ए भी होना चाहिए एंड बी भी होना चाहिए, तो इसमें ओनली रीजन 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी में कुछ एक और प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। ये 3 पे सेम चीज हम लगा सकते हैं, 3 पे भी ये सेम चीज लग जाएगी। ए यूनियन बी के लिए ए यूनियन बी को ऐसे लिखा जा सकता है ए प्लस बी माइनस पी, सॉरी पी नहीं यूज कर रहे हम यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिख सकता हूं मैं। ए के एलिमेंट्स जितने भी हैं उनको ऐड किया, बी के एलिमेंट्स जितने भी हैं उनको ऐड किया, बट ये जो कॉमन पोर्शन है ये 2 बार ऐड हो रहा है तो इसको हमने एक बार सबट्रैक्ट कर दिया अंदर से। ए यूनियन बी को ऐसे लिखा जा सकता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा माइनस का क्या मीनिंग बनता है सेट्स के अंदर, जैसे मान लो मैंने ये लिखा ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ए में से जितना भी बी वाला कॉमन पोर्शन है वो हटा दो, ए के अंदर जितना भी बी से कॉमन पोर्शन आ रहा है वो हटा दो, तो क्या बचेगा सिर्फ 1 बच जाएगा। तो इसे 1 ऐसे लिखा जा सकता है। इसे ऐसे भी लिख सकता हूं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए होना चाहिए बट बी नहीं होना चाहिए, तो ए होना चाहिए बट बी नहीं हो, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखा जा सकता है इसको, समझ रहे हो। तो ए माइनस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए होना चाहिए पर बी नहीं होना चाहिए। तो इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो कि ए सेट ये पूरा सेट है 1 and 2, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है बी के अलावा 1 and 4, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, तो इसीलिए ये हो जाएगा a माइनस बी के बराबर। तो ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स कहलाएंगे, इसको इसमें टर्न कर सकते हैं, इसको इसमें भेज सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग में ये बहुत यूज करेंगे हम, एक से दूसरे स्टेटमेंट में आना है तो हम ऐसे टाइप से वेन डायग्राम से आ सकते हैं इजीली, समझ गए। ये वेन डायग्राम्स का बेसिक होता है सेट थ्योरी, इतना पोर्शन सभी को मालूम है। इंक्लूसिव मैथ्स का और हमेशा इंक्लूसिव होगा जब तक मेंशन नहीं है। ये स्टेटमेंट ट्रू हो तो भी चलेगा, इंक्लूसिव मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाए ना तो भी हम मानेंगे, उसकी जो वैल्यू है वो ट्रू कहलाएगी स्टेटमेंट की, ठीक है। हाँ जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाए ना तो भी हम उसको ट्रू बोलेंगे। एक्सक्लूसिव जैसे होता है ना इंग्लिश में, तुम लोगों ने ग्रामर में पढ़ा होगा, ये लोग मैक्सिमम लोग यहाँ पे इंग्लिश से ही है, सभी के इंग्लिश रही होगी, तो ये क्लास में बताया होगा, टीचर बोलते होंगे ना कि ये विल यू ड्रिंक टी और कॉफी, तो जब चॉइस होती है तो ये थोड़ी होता दोनों ले आओ, ऐसे चॉइस थोड़ी मिलेगी तुमको कि कोई तुम्हारे सामने दोनों लाके दे रहा है चाय और कॉफी और तुम उसमें से प्लेट सेलेक्ट कर रहे हो, तो या तो टी ऑर्डर करोगे या फिर कॉफी ऑर्डर करोगे। तो इंग्लिश का जो और होगा वो एक्सक्लूसिव होता है, मैथ्स का और इंक्लूसिव होता है, इसमें दोनों ट्रू हो जाए तो भी चलेगा, एक ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो भी चलेगा, दूसरा वाला ट्रू हो पहला वाला फॉल्स हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे इंक्लूसिव और यूज किया जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, बेसिकली दोनों ट्रू हो जाएं तो भी हम उसको ट्रू ही मानेंगे, ठीक है। अभी हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा आसानी से, इसकी ट्रुथ टेबल बना के। क्लियर है यहाँ तक? ये वेन डायग्राम सभी को क्लियर है? अच्छा रीजनिंग में
इतना इन्फॉर्मेशन चाहिए पहले तो तुम्हें वेन डायग्राम की। पूरे सेट को सैंपल स्पेस या यूनिवर्सल सेट बोल दिया जाएगा। ये पूरा स्पेस यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इसका। चाहिए लिख रहे हो? 3 के केस में ऐसे बन जाएगा। 3 का फॉर्मूला A यूनियन B यूनियन C का हो जाएगा। A + B + C माइनस A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A प्लस अगेन वापस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, 3 बार माइनस करोगे तो पूरा जो कॉमन रीजन है इन सबके बीच का वो पूरा हट जाएगा। उसको वापस लाने के लिए वापस रीऐड करना पड़ेगा। समझ गए? अरे वो रिलेशन नहीं पढ़ाया जाता है। हाँ 4 इंटरसेक्शन 1 0 होगा। नल सेट को फाई से डिनोट करेंगे, यूनिवर्सल सेट को यू से। ठीक है, किसी भी सेट का यूनियन लोगे यूनिवर्सल सेट के साथ में तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। इंटरसेक्शन लोगे तो सेट खुद आ जाएगा। ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं, समझ में आते हैं ना। किसी भी सेट का अगर यूनिवर्सल सेट से यूनियन ले तो सब हो रहा है, उसमें अगर तुम बोल रहे हो कि कुछ होना चाहिए तो सब हो रहा है, यही ट्रू है। ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लिया तो नल सेट आ जाएगा। ए हो रहा है, एक स्टेटमेंट बोल रहा है एक हो रहा है, एक बोल रहा है ए नहीं हो रहा है, तो कुछ भी नहीं होगा इनका इंटरसेक्शन तो। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी में A + B + C आएगा माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन A, फिर अगेन प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। वो तुम 2 बार सबट्रैक्ट ये जो तीनों में कॉमन है, जब यहाँ से सबट्रैक्ट करोगे तो 1 बार हटेगा, यहाँ से करोगे तो 1 बार हटेगा, यहाँ से करोगे तो 1 बार हटेगा। जब हमने A + B + C किया तो ये जो 3 बार कॉमन रीजन है, तीनों बार 3 से ऐड हुआ तो 3 टाइम आया, और फिर जब दोनों का कॉमन हटाया तो तीनों बार हट गया, तो पूरा ही हट गया। तो हमें 1 बार तो वापस चाहिए ये, तो उसको हम फिर से रीऐड कर देते हैं। ठीक है, समझ आ गया ये? तो जनरल, इसको तुम जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हो। मान लो n सेट्स हो, S1 S2 S3 ऐसे यूनियन Sn तक जा रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो कि पहले तो समेशन S1 लगा दो, डायरेक्टली सबका सम कर दो सारे एलिमेंट्स का, फिर उसमें से समेशन S1 इंटरसेक्शन S2, तो S1 इंटरसेक्शन S2। अब इसमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, 1 2 आएगा, 1 3 1 4 सारे कॉम्बिनेशन यहाँ आ जाएंगे। फिर अगेन वापस से रीऐड कर दो S1 S2 S3 का इंटरसेक्शन, फिर वापस सबट्रैक्ट कर दो S1 S2 S3 S4 का। अब ये PNC से निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं हर एक में। जैसे S1 S2 है तो यहाँ पे 2 सेट है और हमारे पास टोटल n सेट है। n में से 2 सेलेक्ट करने के तरीके NC2 होते हैं, तो टोटल यहाँ पे NC2 टर्म्स लिखी जाएंगी। S1 S2 होगा, S2 S3 होगा, ऐसे करके NC2 टर्म्स होंगे। अगले वाले में NC3 टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी वो PNC से निकलेगा। ये तो प्लस होगा वापस से, एक बार सबट्रैक्ट, एक बार प्लस, फिर वापस माइनस, फिर प्लस, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद में वापस 4 टर्म आ जाएंगे। तो इसी को इनकल्शन एक्सकल्शन का प्रिंसिपल बोल देते हैं। हाँ, क्योंकि क्या होगा, हर बार जब तुम कुछ सबट्रैक्ट करोगे तो उसमें क्या होगा, कुछ ज़्यादा सबट्रैक्शन होगा, फिर वो ज़्यादा सबट्रैक्ट हुआ होगा, फिर से ऐड करोगे, फिर वापस ऐड करोगे तो कुछ ज़्यादा ऐड हो जाएगा, तो ज़्यादा ऐड हुआ होगा वापस। जब इसे बोलते हैं कि अब ये वापस एक सेपरेट टॉपिक PNC का बन जाएगा। तो अभी अपन वहाँ नहीं जा रहे, अपना टॉपिक है रीजनिंग। ठीक है, वहीं तक रहते हैं। इसमें फॉर्मूला नोट कर सकते हो, फॉर्मूला बाद में PNC में करवाएंगे सर भी इसको वापस, वहाँ पे फिर काम आ जाएगा ये। बट बेसिक सेट थ्योरी इतनी है जो रीजनिंग के काम आएगी। ठीक है,
अच्छा, फिर रीजनिंग में हमारे पास में एक टर्म होगी मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट, यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट सिर्फ उसे बोलेंगे जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, किसी स्टेटमेंट की वैल्यू या तो ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स होनी चाहिए, उसमें अपना अजम्पशन नहीं होना चाहिए कोई भी। जैसे 2 + 3 = 5। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर इस स्टेटमेंट को बोला जाए तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, बिकॉज दिस इज ट्रू, ये होता है, ये सही बात है, 2 + 3 5 होता है, तो ये बात सही है और ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। 2 + 3 = 7, क्या ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? ये है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये। 2 + 3 = 7, इसका आंसर क्या है? फॉल्स। ऐसा नहीं होता है कि 2 + 3 = 7 हो, तो दिस इज नॉट अ दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मान लो इसकी जगह ऐसे लिख दिया x + 1 = 5, क्या ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। डिपेंड करेगा x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू क्या उस पर डिपेंड कर रहा है, तो दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, बिकॉज इसका आंसर ट्रू भी हो सकता है, इसका आंसर फॉल्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे श्योरिटी से नहीं बताया जा सकता कि इसका आंसर क्या है, तो दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। हाँ, अर्थ इज स्क्वायर, क्या मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? बात गलत है, लेकिन इसका आंसर तो ये है कि ये फॉल्स है, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, तो ये क्वालिफाई करेगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट के लिए। मान लो ये लिख दूं, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है, ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर नहीं दिया जा सकता, तो ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट्स को हम बोलेंगे ओपन स्टेटमेंट्स, जिनका आंसर हमें नहीं पता, तो ये स्टेटमेंट्स हो जाएंगे ओपन स्टेटमेंट्स। तो अपने काम के मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स ही हैं। रीजनिंग में सारे स्टेटमेंट्स जो होंगे वो मैथमेटिकल होंगे, उनका आंसर या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, और इसमें हम लॉजिक से काम नहीं करेंगे। इंग्लिश पे मत फोकस करना। अगर वो क्वेश्चन में लिख देता है x = 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, तुम ये नहीं बोलोगे कि ये गलत बात है, तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ये मत लिख के आ जाना कि ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होता है कि x = 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो अपना लॉजिक यूज़ नहीं करना है, ये मतलब मैथ्स यहाँ पे सिर्फ हमें रीजनिंग में सिर्फ ये देखना है कि क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट के लिए क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये नोट कर सकते हो इसके लिए। हाँ, तो ये फॉल्स है, x = 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, ये फॉल्स है, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट के लिए क्वालिफाई कर रहा है। अगर आंसर तुम फॉल्स या ट्रू में दे पाओ तो फिर ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम ये दिमाग नहीं लगाओगे कि ये होता ही नहीं, ये बात तो सही नहीं है, ऐसे नहीं लिख के आ जाओगे कि ये नहीं हो सकता है। वहां पे ऐसा भी हो सकता है, वो बोल देगा कि इसको हम ट्रू मान रहे हैं, x = 5 इज एन इर्रेशनल नंबर इज कंसिडर्ड टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अभी हम और जैसे हम इसका कनेक्टिव्स और उसकी बात करेंगे, तो फिर उस केस में तुम ये नहीं बोलोगे कि x = 5 ये इर्रेशनल होता ही नहीं है, तो हम कैसे मान रहे हैं इसको ट्रू। तो जो क्वेश्चन ने बोल दिया तो वो अपन उसको ट्रू मानेंगे। क्लियर है? x + 1 = 5 ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। x की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू, मतलब हमें x + 1 = 5, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये ट्रू और फॉल्स हो सकता है ना। ये 4 के लिए ट्रू है, पर 5 के लिए फॉल्स है, तो ये डेफिनेटिव आंसर नहीं दे रहा, इसलिए ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, अगर वो आगे लिख देता है कंडीशन तो फिर वो उसका आंसर बन जाएगा। जैसे अगर वो बोल देता है व्हेन x ≠ = 5,
सॉरी व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 4, तो उस केस में फिर ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो हम उस टाइप के जो ऐसे जो स्टेटमेंट्स ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं जिनको जो क्या करते हैं ओपन स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स या फिर क्वांटिफायर्स एक और नाम होता है उसका, बट यहाँ पे क्वांटिफायर्स बोल सकते हैं इनको। तो दो तरह के क्वांटिफायर होते हैं हमारे पास में जो क्या करेंगे ओपन स्टेटमेंट को ओएस को चेंज कर देंगे एमएस के अंदर। ओएस है हमारे ओपन स्टेटमेंट्स, उनको क्या करेंगे एमएस के अंदर कर देंगे। जैसे अभी तो क्या है x+1 इक्वल्स टू 5, ये एक ओएस है ओपन स्टेटमेंट। अगर मुझे इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाना है तो मैं इस पे ऐसे लिख सकता हूं, देयर एग्जिस्ट x belonging to natural number such that x+1 equals to 5। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट ये जो ऑपरेशन है इसने क्या किया, इस ओपन स्टेटमेंट को अब एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना दिया। तो देयर एग्जिस्ट एक क्वांटिफायर हो गया। तो क्वांटिफायर्स क्या करेंगे ओपन स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना देंगे, क्योंकि अब हमारे को नेचुरल नंबर्स के सेट में एक ऐसा x मिल सकता है जिसकी वैल्यू के लिए x+1 इक्वल्स टू 5 ट्रू हो जाएगा। समझ गए? तो अब ये स्टेटमेंट अब एक आंसर देगा, डेफिनेटिव आंसर कि हाँ हमारे पास एक ऐसा x है जिसके लिए x+1 बराबर 5 आएगा। हाँ, देयर एग्जिस्ट अ x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स का सेट सच दैट x+1 इक्वल टू 5। तो क्या हमें एक ऐसा x मिलेगा? तो ट्रू है ये स्टेटमेंट अब कि हमें एक ऐसा x मिलेगा नेचुरल नंबर्स के सेट में जिसके लिए x+1 इक्वल्स टू 5 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू, इसलिए ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाएगा। यहाँ पे देयर एग्जिस्ट को एक क्वांटिफायर बोला जाएगा। तो ऐसे ऑपरेशंस जो क्या करेंगे ओएस को एमएस में टर्न कर देंगे, वो एक क्वांटिफायर्स के थ्रू किया जा सकता है। ऐसा ही एक और क्वांटिफायर फॉर ऑल होता है, ये फॉर ऑल का सिंबल है। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स x+1 इक्वल्स टू 5, क्या ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? यस, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। क्यों नहीं है? इसका आंसर फॉल्स आ रहा है। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर क्या x+1 बराबर 5 होता है? नहीं होता। हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि नहीं होता है, तो इसलिए ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। समझ गए? फॉर ऑल लिख दिया ना उसने कि सारे x के लिए ये बात सही है कि x+1 बराबर 5 होगा, तो ये नहीं होता है। सारे x के लिए ये बात सही नहीं है, तो हम इसका आंसर ये दे सकते हैं कि हमें डेफिनेटली पता है कि ये बात सही नहीं है, तो इसीलिए ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा। समझ गए? क्लियर है? नहीं तो पहले ये जो स्टेटमेंट था ये एक ओपन स्टेटमेंट था, इसको हमने देयर एग्जिस्ट या फॉर ऑल से मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना दिया। तो इन दोनों ऑपरेशंस को बोला जाएगा क्वांटिफायर्स। ये क्या हो जाएंगे? क्वांटिफायर्स। तो दो क्वांटिफायर्स है अपने पास में, ये जनरली यही आते हैं, देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल। जनरली मेंस में यही आएंगे। ये तो जनरल स्टेटमेंट, ये ओपन स्टेटमेंट्स, ऐसे ओपन स्टेटमेंट्स हैं जिनको तुम मैथमेटिकल स्टेटमेंट में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे। कुछ एक, मैं तो कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन में बता रहा हूँ कि कुछ एक स्टेटमेंट्स को हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना सकते हैं। ये ओपन स्टेटमेंट है अभी इसको कैसे मैथमेटिकल? देयर एग्जिस्ट वेयर आर यू थोड़ी होगा, या फॉर ऑल वेयर आर यूज, ऐसे तो नहीं लिख पाएंगे इसको। इसका मैथ से कोई कनेक्शन नहीं है बेसिकली। ठीक है, ये जो नीचे वाले दो लिखे हैं, दो तरह के प्रॉब्लम आएंगे। एक तो जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, x इज अ इरेशनल नंबर, x इज अ रैशनल नंबर, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। और दूसरे होते हैं जो इंग्लिश बेस्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें ऐसे लिखा होगा कि योगेश इज अ डॉक्टर एज वेल एज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। तो ये टाइप के जो स्टेटमेंट होंगे ये इंग्लिश इन्वॉल्व करेंगे, इसमें इंग्लिश के थ्रू जाएंगे। ठीक है, मतलब बनेगी तो ट्रुथ टेबल इसमें भी बन जाएगी, ट्रुथ टेबल सभी में बनेगी, चाहे वो स्टेटमेंट मैथमेटिकल हो चाहे वो इंग्लिश वाले स्टेटमेंट्स लिखे हुए हो। तो हम ट्रुथ टेबल से ही काम करेंगे, क्योंकि इसको सेपरेटली और इसको सेपरेटली सीखना वो काम का नहीं है। ठीक है, इसमें पहले इंग्लिश समझाओ कि इसकी इंग्लिश ऐसे लिखना, और या फिर इसके लिए फिर हम बताएं कि इसमें मैथमेटिक्स ऐसे काम करना, तो उसके बजाय हम ट्रुथ टेबल से सारा करेंगे। ठीक है, ट्रुथ टेबल एज वेल एज वेन डायग्राम उन्हीं से करेंगे। क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है कि क्या मैथमेटिकल स्टेटमेंट में काउंट होगा और क्या नहीं होगा? अच्छा, फिर
जैसे कोई स्टेटमेंट P है, अगर सिंपली एक स्टेटमेंट लिखा है तो उसे हम बोल देंगे सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। कोई एक ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट है तो उसे बोला जाएगा सिंपल स्टेटमेंट। इन सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव्स का यूज होगा। दो सिंपल स्टेटमेंट हो मेरे पास और मुझे उन दोनों को कनेक्ट करना हो तो उनको कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव्स का यूज होगा। कनेक्टिव्स में हमारे पास में और आ सकता है एक तो, और एंड, फिर नॉट, और आएगा, एंड आएगा, नॉट आएगा, इफ आएगा, इफ एंड ओनली इफ भी आएगा। या इसे ऐसे भी लिख देते हैं इफ देन। ठीक है, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए हम और यूज कर सकते हैं, एंड यूज कर सकते हैं, नॉट यूज कर सकते हैं, इफ देन यूज हो सकता है, एंड इफ एंड ओनली इफ यूज हो सकता है। ठीक है, और वर्ड्स में इन्हें बोला जाएगा डिसजंक्शन, कंजंक्शन, नेगेशन, इंप्लाइज, डबल इंप्लाइज। डिसजंक्शन, कंजंक्शन, नेगेशन, implies एंड डबल इम्प्लीकेशन या डबल इम्प्लाइज या इफ एंड ओनली इफ, या इसे कभी कभी इफ IFF से भी लिख देंगे। ठीक है, IFF लिखा है तो भी उसका मतलब इफ एंड ओनली इफ ही है। डबल इम्प्लीकेशन लिखा है तो भी इफ एंड ओनली इफ है, इफ एंड ओनली इफ ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डबल इम्प्लीकेशन, ये इनके नाम हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? ये क्लियर है? कनेक्टिव्स, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करना हो तो उसके में अंदर हम कनेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं। ये सारे बाइनरी है, और एंड इफ एंड ओनली इफ, ये सारे बाइनरी स्टेटमेंट है। इनके लिए हमें दो स्टेटमेंट चाहिएंगे। नॉट जो है वो एक यूनरी स्टेटमेंट है, इसमें हमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट चाहिए। एक स्टेटमेंट है उसका हम कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगेन योगेश इज अ डॉक्टर है तो उसका अगर मुझे उल्टा स्टेटमेंट बोलना हो तो क्या हो जाएगा? योगेश इज नॉट अ डॉक्टर। तो इसमें हमारे को सिर्फ एक ही स्टेटमेंट चाहिए। नॉट वाले केस में हमें क्या चाहिए? एक स्टेटमेंट ही चाहिए। बाकी सभी में हमारे को दो स्टेटमेंट चाहिएंगे। क्लियर है? हाँ, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो डॉक्टर है या नहीं है। सही बात है, उसका डिग्री होगी डॉक्टर की तो वो डॉक्टर है। तुम अभी बोल दो आई एम अ डॉक्टर, तो मैं अभी वेरीफाई कर सकता हूँ कि तुम डॉक्टर हो या नहीं हो। समझ गए ना? तो जो भी वेरीफाइबल स्टेटमेंट है वो हमारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट होंगे, जिसका आंसर है ऐसे नहीं होना चाहिए योगेश मे बी अ डॉक्टर। ठीक है, फिर हम नहीं बता सकते योगेश मे बी अ डॉक्टर ट्रू है या फॉल्स है, या ऐसे नहीं बोला जा सकता। जैसे हाँ, योगेश मे बी अ डॉक्टर में तो फिर भी चल जाएगा, योगेश मे बी अ गुड डॉक्टर ऐसे बोल दूं, या योगेश इज अ गुड डॉक्टर ये भी बोल दूं। अब ये गुड जो वर्ड आ गया ये पर्सपेक्टिव है मेरा, इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है। मेरे लिए गुड हो सकता है, तुम्हारे लिए बैड हो सकता है। ठीक है, वो ऑर्थोपेडिक था, तुम नाक का वो लेके चले गए प्रॉब्लम, तो फिर उसने तुम्हारा गलत ट्रीटमेंट कर दिया तो वो बैड डॉक्टर हो गया। तो ये पर्सपेक्टिव की बात हो गई, किसी का पर्सपेक्टिव बदल गया तो स्टेटमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो सभी के लिए होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो अर्थ इज परफेक्टली राउंड बोल दिया उसने, अर्थ इज परफेक्टली राउंड। तो अब ये परफेक्टली राउंड जो परफेक्टली वर्ड आ गया, ये अब किसी के लिए तो परफेक्ट राउंड है, कोई बोलेगा नहीं इलिप्टिकल शेप है, कोई बोलेगा कि नहीं परफेक्टली राउंड है नहीं, बहुत सारे जगह पे क्रेटर्स बने हुए, तो ऐसे स्टेटमेंट बोलते हैं ना। हर एक के पर्सपेक्टिव से एक अलग व्यू रख रहा है, तो इसीलिए वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। समझ गए? क्लियर है ये चीज? अच्छा, ट्रुथ टेबल्स कैसे ड्रॉ होंगी? जैसे ये हमारा
यहाँ पे P है और यहाँ पे एक स्टेटमेंट Q है, ठीक है। स्टेटमेंट P और स्टेटमेंट Q दोनों मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। P के करस्पॉन्डिंग, P और Q के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स के? 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। दोनों ट्रू हो, दोनों फॉल्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं टी पहले यहाँ FF कर लेते हैं और यहाँ TF। इससे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। P ट्रू है, Q ट्रू है, P ट्रू, Q फॉल्स, P फॉल्स, Q ट्रू, दोनों फॉल्स, ठीक है। अब अगर जैसे मुझे P, अच्छा एंड और के लिए जो सिंबल होगा वो यूनियन जैसा ही होता है, बस शार्प यूनियन हो जाएगा ऐसा। एंड के लिए सेम इंटरसेक्शन जैसा सिंबल, बस शार्प हो जाएगा। नॉट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा। इफ के लिए, इफ देन के लिए ये एरो शेप का सिंबल होगा। इफ एंड ओनली इफ के लिए डबल एरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मुझे P और Q लिखना है, P और Q में आइदर वन ऑफ देम इज ट्रू, तो उसकी वैल्यू ट्रू आ जाएगी। P और Q के केस में अगर दोनों में से कोई भी ट्रू हो तो उसकी वैल्यू ट्रू आएगी। तो दोनों ट्रू है तो भी ट्रू होगा, ट्रू ट्रू फॉल्स हो जाएगा, समझ गए। इसी तरह P इंटरसेक्शन Q, वो क्या आ जाएगा? ट्रू। दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो ये तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू हो। तो वो हमने वेन डायग्राम में रीजन से भी देखा था, P इंटरसेक्शन Q का ओनली रीजन 2 आ रहा था। अगर हमने वेन डायग्राम जो बनाया था इसमें वो देखें, ये A अभी बोल लो या P या Q सेम ही चीज है, 1 2 3 4। तो P इंटरसेक्शन Q में सिर्फ रीजन 2 आ रहा था, यानी P भी ट्रू होना चाहिए, Q भी ट्रू होना चाहिए। उसी तरह नॉट P अगर लिखना हो तो फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएंगे, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएंगे। P इंप्लाइज Q, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। बताओ बताओ। एक बार में एक जना बोलो, तुम अपने आंसर बोल दो, देखो देखते क्या क्या आ रहा है। ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, एक तो ये आया। एक मिनट, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, एक ये आ गया। और किसी का कोई आंसर है? बस यही दो। ये वाला ट्रू है। इसमें गड़बड़ ये यहाँ पे ही होती है, इफ P देन Q, मतलब अगर P होता है तो Q को होना चाहिए, अगर P नहीं होता है तो हम Q की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। अगर स्टेटमेंट P हुआ ट्रू हुआ तो Q जब ट्रू होगा तभी हम आंसर ट्रू बोलेंगे। P ट्रू हुआ, Q फॉल्स हो गया तो फिर हम उसको फॉल्स बोल देंगे। P को ट्रू होते ही Q को ट्रू होना पड़ेगा इसको ट्रू होने के लिए। तो P ट्रू है, Q ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू रहेगा। P ट्रू है, Q फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा। P जब भी फॉल्स है तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। P फॉल्स होते ही हम ये देखेंगे ही नहीं आगे Q क्या लिखा हुआ है। इफ P देन Q, P हो रहा है तो Q की बात होगी, P हो ही नहीं रहा है तो Q की बात ही नहीं करेंगे। Q हमेशा बाय डिफॉल्ट ट्रू ही माना जाएगा, P इंप्लाइज Q को हमेशा ट्रू ही माना जाएगा, समझ गए, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल दिया जाता है कभी कभी, Q इज एसेंशियल फॉर P, Q इज एसेंशियल फॉर P, Q का होना जरूरी है P के लिए। अगर जब भी P होगा तो Q का होना जरूरी है ट्रू होने के लिए, ठीक है। क्लियर है ये? तो यहां पे गड़बड़ हो जाती है। सी P इंप्लाइज Q का मतलब है इफ P देन Q। इफ एक स्टेटमेंट लिखा होगा, इफ से ऐसे लिख दिया, इफ योगेश इज हार्ड वर्किंग देन ही इज अ डॉक्टर, ठीक है। या उल्टा बोल देते, उल्टा ज्यादा लॉजिकली साउंड लग रहा है। इफ योगेश इज अ डॉक्टर देन ही इज हार्ड वर्किंग, ठीक है। ये हमने एक स्टेटमेंट बना दिया।
ऐसे एक स्टेटमेंट लिख दिया हमने, इफ योगेश इज अ डॉक्टर देन ही इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन गया। यहां पे लॉजिकल कनेक्टिव इफ देन यूज हो रखा है। तो अब इफ योगेश इज अ डॉक्टर, तो अगर ये बात सही है कि वो डॉक्टर है तो उसको हार्डवर्किंग होना ही है। ठीक है, अगर वो डॉक्टर है तो वो हार्डवर्किंग नहीं होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। समझ गए? अगर वो हार्डवर्किंग नहीं है, वो डॉक्टर है लेकिन वो हार्डवर्किंग नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर वो डॉक्टर ही नहीं है तो हम बात ही नहीं कर सकते कि वो हार्डवर्किंग है या नहीं है। पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया तो तुम्हें नहीं पता कि वो हार्डवर्किंग है या नहीं है। समझ गए? ठीक है, जैसे तुमने जेई क्वालिफाई किया तो ऐसे सेम चीज ऐसे भी बोल सकता है, इफ अ स्टूडेंट क्वालिफाइज आईआईटी देन ही इज हार्ड वर्किंग। और उसने आईआईटी क्वालिफाई नहीं किया तो हम नहीं बता सकते क्या वो हार्ड वर्किंग था या नहीं था। समझ गए? किया है तो अपने को पता है कि हाँ हार्ड वर्किंग रहा होगा तभी किया, बट जिसने नहीं किया उसके लिए, वरना तुम लोग यहाँ बैठे हो। यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर योर सेल्फ। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, हार्डवर्क किया होगा कई बच्चों ने, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी किया होगा, लगाया होगा मेहनत तो सभी ने। अपने आप को तो कौन बोलेगा नहीं किया। ये समझ में आ रहा है ना ये चीज? अगर किया है तो पता है कि हाँ हार्डवर्क किया होगा तभी क्वालिफाई हुआ। अगर क्वालिफाई किया तो ये पता है कि अगर उसने हार्डवर्क नहीं किया है तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। ये भी बात है। समझ रहे हो कि अगर हमें पता है कि वो आईआईटी में और उसने हार्डवर्क नहीं किया तो ये चीज तो फॉल्स हो जाएगी, वो कर नहीं सकता। ऐसे तो ऐसा नहीं होगा, आईआईटी का पेपर तुक्के से तो निकलता नहीं। और अगर उसने वो पास ही नहीं कर पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो हम ये नहीं कह सकते उसने हार्डवर्क किया या नहीं किया। समझ गए? तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे पढ़ते हैं। इफ देन का मतलब हो जाएगा, अगर पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा ट्रू है तभी बोलेंगे ट्रू। पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है तो वो फॉल्स रहेगा। पहला वाला फॉल्स हो गया तो दोनों ही केस में चाहे दूसरा वाला ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, हम उसको ट्रू ही बोलेंगे। पहला वाला हुआ ही नहीं जब काम, तो हमें पता नहीं है कि आगे वाला काम होगा या नहीं होगा, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट ट्रू बोल देंगे। समझ गए? क्लियर है ये इफ देन का? इफ एंड ओनली इफ में क्या बन जाएगा फिर? इफ एंड ओनली इफ का क्या बनेगा? ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। बाकी लोग इफ एंड ओनली इफ ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। इफ एंड ओनली इफ का मतलब हो जाता है P implies Q and Q implies P। P implies Q and Q implies P। तो हमारे पास P implies Q की टेबल है, हम यहाँ पे Q implies P की भी बना सकते हैं। Q implies P, ठीक है। Q implies P में क्या होगा? सेम जो P implies Q में लगाया था। जब Q ट्रू है P ट्रू है तब इसको ट्रू बोलेंगे। जब ये फॉल्स है तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे, ट्रू रहेगा। जब ये ट्रू है और ये फॉल्स हो जाएगा तो ये फॉल्स होगा, और जब ये फॉल्स है तो फिर अगेन बात नहीं होगी। जैसे ही Q फॉल्स हो जाएगा हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। Q पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया तो हम ये नहीं बता सकते कि दूसरी बात सही है या नहीं, तो हम उसको ट्रू मान लेंगे। समझ गए? तो अब इन दोनों का एंड ले लो, P implies Q एंड Q implies P। तो P implies Q एंड Q implies P, तो यहाँ पे T मिला के T दे देगा। ट्रूथ एंड ट्रूथ, ट्रूथ होगा। फॉल्स एंड ट्रूथ तो फॉल्स हो जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स फिर से फॉल्स हो जाएगा। ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो जाएगा। तो P डबल इम्प्लाइज Q, मतलब अगर दोनों काम होंगे तो भी सही है, दोनों काम नहीं होंगे तो भी सही है। समझ गए? वेन डायग्राम में रीजन वाइज देखोगे तो P डबल इम्प्लाइज Q वाला जो रीजन है, जो वेन डायग्राम बनाया था उसके अंदर सेकेंड एंड फोर्थ दोनों आ जाएंगे। सेकेंड एंड फोर्थ, समझ गए? क्लियर है ये? इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज क्या होते हैं? हाँ हाँ वो बोलेगा। ये दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, गिवन आर टू मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा।
अगर वो सिंपल स्टेटमेंट भी बोलता है ना तो हम उसको मैथमेटिकली मानेंगे। अगर क्वेश्चन में वो नहीं पूछा ना कि इज दिस अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट या डज दिस क्वालिफाई फॉर मैथमेटिकल स्टेटमेंट या अबव ऑपरेशन इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तब हम अपनी तरफ से ये सोचेंगे कि हाँ ये मैथमेटिकल हो सकता है नहीं। क्योंकि हार्ड वर्किंग होना किसी के लिए हो सकता है कि हाँ हार्ड वर्क की डेफिनेशन है 8 घंटे काम करना, किसी के लिए हो सकता है 3 घंटे में हार्ड वर्क हो जाए। हाँ दोनों ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं। ये वाला जो स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है, ठीक है। अभी ये सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, तुम इसमें ट्रू और फॉल्स असाइन करोगे टेबल बनाने के लिए। इसको स्टेटमेंट पी बोला जाएगा, योगेश इज अ डॉक्टर। स्टेटमेंट क्यू हो जाएगा, ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। तो ये दोनों एक स्टेटमेंट्स हो जाएंगे, इसमें हम ट्रूथ वैल्यूज असाइन करेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो अब फाइनली इसका रिजल्ट निकलेगा कि हाँ ये पी इंप्लाइज क्यू का कॉमन रीजन क्या निकल रहा है, ये कहाँ पे ट्रू हो रहा है कहाँ पे फॉल्स हो रहा है। समझ गए? क्लियर है ये सभी को? इफ देन क्यू इसका क्या मतलब होता है, इफ एंड ओनली इफ क्यू का क्या मतलब, इफ पी एंड इफ एंड ओनली इफ क्यू इसका क्या मतलब बनेगा, सब समझ में आ गया? पी डबल इंप्लाइज क्यू का क्या मतलब होगा? क्लियर है ये सभी को? हाँ हाँ बात उसकी लॉजिकल कनेक्टिव्स में ही आएगी, मतलब वो है उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी स्टेटमेंट को कनेक्ट करे, बट इसमें क्या होगा कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स में नेगेशन वगैरह लिखा होगा तो हम उसको एज अ कनेक्टिव ही ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, ये किसी चीज को कनेक्ट नहीं कर रहा है पर इसको कनेक्टिव्स के अंदर ही पढ़ा जाता है। क्लियर है? कौन सा वाला? 2 and 4 वो जो हमने वेन डायग्राम बनाया था ना उसमें देखो दोनों में रीजन देखो, P भी ट्रू हो, देखो क्या आ रहा है, जब P एंड Q दोनों ट्रू होते हैं तब भी ट्रू आ रहा है। P एंड Q दोनों फॉल्स हो जाए तो वो फोर्थ रीजन था जहां पे ना P हो रहा था ना Q हो रहा था। बचा हुआ रीजन क्या था? 1 2 3 हटा दो तो पीछे क्या बच रहा है? 4। तो वो भी चल रहा है और वो भी चल रहा है। 2 and 4 रीजन आ रहा है ऊपर। जब दोनों P एंड Q दोनों ट्रू थे तब भी हमारी वैल्यू ट्रू आ रही थी, P डबल इंप्लाइज Q की दोनों फॉल्स थे तब भी ट्रू आ रही थी। तो दोनों में से कौन से रीजन बन रहे थे? एक में तो इंटरसेक्शन वाला रीजन 2 था और जो दोनों में ही नहीं आ रहा था वो था रीजन 4। ठीक है, क्लियर है ये यहां तक? किसके? अरे अभी हम करेंगे 3 4 और उसमें मल्टीपल बोलते हैं ना, आगे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बढ़ाएंगे कि ये सारे नेगेशन ऑफ P और Q ऐसे करके सब लिखेंगे। ये तो समझ लो, ये क्लियर है, ये पहले मेन तो यही है बेसिक तो। अच्छा, जैसे इसमें क्या हो सकता है, इसके अंदर तुम लोगों को जैसे मान लो P इंप्लाइज Q है, ठीक है, P इंप्लाइज Q में हमारे पास कौन सा रीजन आया? P इंप्लाइज Q कहाँ पे ट्रू हो रहा है? बाकी सभी जगह पे ट्रू है, सिर्फ इस जगह पे फॉल्स हुआ है P इंप्लाइज Q। तो इसके अंदर हमारे पास में रीजन, अगर रीजन वाइज बात करें तो P और Q दोनों ट्रू होते हैं, तो ये यहाँ पे रीजन नंबर 2 था। अगर वेन डायग्राम से बात करें, वेन डायग्राम ये था हमारा, ये P था, ये यहाँ पे Q 1 2 3 एंड 4, तो दोनों हो जाए तो भी ट्रू है। P हो रहा हो Q नहीं हो रहा हो तो फॉल्स हो जाता है। P हो ही ना तो हम दोनों जगह पे ट्रू बांटते हैं, तो 3 और 4 ये सारे रीजन आ गए थे इसमें, 2 3 एंड 4। यहां तक क्लियर है सभी को? इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रीजन नंबर 1, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रीजन 1 भी लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रीजन 1। रीजन 1 क्या है? जहां पे P होता है पर Q नहीं होता है। जब भी P हो और Q नहीं हो तो हमारा फॉल्स हो जाता है स्टेटमेंट। तो इसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ इस रीजन को क्या लिखा जा सकता है? P हो रहा है बट Q नहीं हो रहा है, तो P हो रहा है पर Q नहीं हो रहा है, P हो रहा है एज वेल एज Q नहीं हो रहा है। यहां तक क्लियर है सभी को? अच्छा, 2 लॉ होते हैं व्हेन इसके अंदर सेट थ्योरी में, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं इनको। डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं नेगेशन ऑफ P और Q इक्वल्स टू नेगेशन P
एंड नेगेशन Q, अगर अंदर भेजोगे नेगेशन को तो वो क्या करेगा, और को एंड में कन्वर्ट कर देगा, नेगेशन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसी तरह से नेगेशन ऑफ P एंड Q वो हो जाएगा नेगेशन P और नेगेशन Q। डी मॉर्गन्स के दो लॉ होते हैं, ये तुम लोगों ने सेट थ्योरी में 11th क्लास में देखा होगा। ए यूनियन बी, होल का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट लो तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में जैसे इसको मैं अंदर भेजूँ, इस नेगेशन को डी मॉर्गन्स लॉ से अंदर भेजूँ, तो ये जो इंटरसेक्शन वाला सिंबल है ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा नेगेशन P इंटरसेक्शन यूनियन नेगेशन ऑफ नेगेशन Q। स्टेटमेंट को नेगेट किया, फिर से नेगेट किया तो वापस Q ओरिजिनल स्टेटमेंट आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, P इंप्लाइज Q को नेगेशन P यूनियन Q, नेगेशन P और Q ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। नॉट P और Q भी बोला जा सकता है। तो कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारे को ये दिया होगा और फिर पूछा जाएगा इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, ऐसे बोल देगा स्टेटमेंट के अंदर कि इफ दिस पर्सन इज, ऐसे बोल, मतलब जैसे ऐसे लिखा हुआ हो जाएगा, जैसे हमारा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था, इफ योगेश इज अ डॉक्टर देन ही इज हार्ड वर्किंग, ये स्टेटमेंट था ओरिजिनल। ये ओरिजिनल स्टेटमेंट था। ये P इंप्लाइज Q की तरह है। P स्टेटमेंट है योगेश इज अ डॉक्टर, Q स्टेटमेंट है ही इज हार्ड वर्किंग। तो इसी की जगह पर अगर उसने जैसे 4 ऑप्शन लिख दिए, उनमें से एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन ऐसा है नेगेशन ऑफ P, तो योगेश इज अ डॉक्टर, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, योगेश इज नॉट अ डॉक्टर। तो योगेश इज नॉट अ डॉक्टर और बीच में और ही इज हार्ड वर्किंग, क्यों तो ट्रू है। ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट लिखा है और ये स्टेटमेंट लिखा है, दोनों स्टेटमेंट सेम है, ठीक है, मैथमेटिकली ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। इसीलिए मैं बोल रहा था इंग्लिश के थ्रू मत समझने की कोशिश करना इसको, क्योंकि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट पढ़ने में तो बिल्कुल अलग है, बट इनका अगर तुम ट्रुथ टेबल बनाओगे तो दोनों की ट्रुथ टेबल एज इट इज सेम बनेगी। क्लियर है ये? क्लियर है ये चीज? इसको तुम यहां से भी देख सकते हो, हम ट्रुथ टेबल से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मेरे पास नेगेशन P वाली टेबल है, नेगेशन P की टेबल है हमारे पास में, Q की टेबल है, अगर हम नेगेशन P और Q की टेबल बनाए, नेगेशन P और Q इसकी टेबल बनाए तो क्या बनेगी, Q ये यहाँ और नेगेशन भी यहाँ। तो जब ये ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स में फॉल्स होगा, बाकी दोनों केसेस में ट्रू आ रहा है। तो T F T T, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि P इंप्लाइज Q और इसकी टेबल बिल्कुल सेम है। तो ट्रुथ टेबल वाइज दोनों सेम बन रहे हैं, इसलिए ये दोनों मैथमेटिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हो गए। क्लियर है ये? तो हम इंग्लिश की तरफ से नहीं सोचेंगे कि योगेश इज नॉट अ डॉक्टर और इज हार्ड वर्किंग, ये कैसे इससे सेम हुआ। क्लियर है? अगर ट्रुथ टेबल के जो कंपोनेंट्स है दोनों में सेम बन गए तो फिर हम बोलेंगे दोनों स्टेटमेंट्स मैथमेटिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। समझ गए? तो आज की रीजनिंग की क्लास के लिए इतना ही है थ्योरी में। अभी आगे अगर क्लास होती है तुम लोगों की, जैसे अगर सेकंड वाली होती है तो थ्योरी, बाकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे इसकी। स्टैट्स और रीजनिंग के क्वेश्चन करूँगा या फिर जो एक्स्ट्रा वाले जो टॉपिक्स थे उसके बता दूंगा कि क्या आ सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एंड ओनली इफ एंड इफ वाला, इफ देन वाला। किसका? डबल इम्प्लीकेशन का है। इफ स्मॉल इफ ऐसे लिखा हो ना, IFF ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना ना, योगेश इज अ डॉक्टर इफ ही इज हार्ड वर्किंग, IFF ही इज हार्ड वर्किंग। तो मतलब या तो वो डॉक्टर है और हार्ड वर्किंग है, तो दोनों बात ट्रू हो तब भी ट्रू हो सकता है। अगर वो डॉक्टर नहीं है और वो हार्ड वर्किंग नहीं है तो ये बात भी ट्रू कहलाएगी। समझ गए?
तो थ्योरी वाइज अभी इतना बहुत है।